और अविनाश जाधव साहब मुझे कहते हैं जहाँ जाओगे उधर मैं आऊँगा, ये इनके शब्द हैं। जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगा, ये जाधव साहब के एश्योरेंस है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा हमारे जो मुख्य अतिथि हैं दीपचंद जी, वो हमारे सामने अपने विचार प्रकट करें, प्लीज़। थैंक यू। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज आप लोगों को पता ही है इन वर्डों की अहमियत। जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी कल की वो रोए रात भर, जिन्हें यकीन था रब पर वे सोए रात भर। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं नायक दीपचंद पंचग्रामी गांव पाबड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और कारगिल युद्ध सहभागी। इस मातृभूमि माँ भारती और उनके सपूत सतत सेनानी जाबाज सिपाहियों को नमन करते हुए सभी भारतवासियों को दो महान शख्सियत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और सत सत नमन करता हूं। और साथ ही मैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, मिस्टर विवेक शेट्टी जी, मिस्टर अविनाश यादव जी, अनंगा देसाई मैडम जी, महेश जतन जी, मिस्टर वसीम जी, मिस्टर संदीप जी और जिनका भी नाम नहीं लिया है और यहाँ पर जो मौजूद हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, जो हमारे सामने सज्जन माताएं बहनें हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और स्पेशली मैं विनोद भाटिया जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इजाज़ सु अवसर पर हमें यहाँ पर दो शब्द बोलने का मौका दिया। मैं आभार मानता हूँ और उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने एक सैनिक को जो सम्मान दिया है वह केवल एक सैनिक का सम्मान नहीं, पूरे हिंदुस्तानी की सेना का सम्मान है। मैं फिर से विनोद जी और उनकी संस्था का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जीतूंगा मैं ये खुद ये वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से ये वादा करो, जितना हो सके कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। हजारों वर्ष से जो बाहर आक्रमण से और 150 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भेदभाव और भ्रष्टाचार के राजनीतिक असुरों के जंजीरों में फिर से जकड़े गई। जातिवाद, प्रांतवाद, बेकारी, बढ़ती हुई महंगाई, किसानों की आत्महत्या से भारत माता लहूलुहान हो रही है। फिर भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत माता को जाति, पंथ, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। ऐसे टूटे हुए मानसिकता के भारत का विकास, जागतिक महासत्ता बनने का जो सपना साकार कैसे होगा। विश्व के पहले नोबल विजेता माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उन्हीं में से हमारी एक भी माता थी, अपने मदर टेरेसा जी। तो समाज सेवा में उन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि उन्होंने कभी अपना और पराया सबको, पूरे देश को अपने गले लगाया और सेवा करते करते ही अपना पूरा जीवन इस समाज को दे दिया। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं। मैं आपको पिछले 200 वर्ष के इतिहास में मैं बताता हूँ, आप पूरा इतिहास घुंघोड़ सकते हो कि एक महान शख्सियत ने हिंदुस्तान की जन्मभूमि पर जन्म लिया था, वो थे स्वामी विवेकानंद।
पिछले 200 वर्ष में ऐसी कोई महान शख्सियत नहीं है पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपने हिंदुस्तान का डंका बजाया था। तो आज उन समाज सेवियों का हमें हर समय नतमस्तक होना चाहिए जिन्होंने हमें एक प्रेरणा दी समाज की सेवा करने के लिए। उनके कुछ लाइनें थी, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। पूरे विश्व के अंदर जब लंदन में महात्मा गांधी जी जा रहे थे तब उनकी माँ ने बोला था, उस टाइम सोचिए आप, कल्पना कीजिए जब वो लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे कि बेटा बाहर विदेशों में जाओगे तो आप कुछ न कुछ शराब का, मदिरा का इस्तेमाल करोगे। विदेशी हर आदमी यही चाहता है कि मैं जाऊं और बाहर की ये ब्रांड ये पीऊं। मगर उस टाइम महात्मा गांधी जी ने अपनी माँ के चरणों के ऊपर हाथ लगा कर कसम खाई थी कि माँ, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इन चीज़ को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा और आपके इस वचन को मैं निभाऊंगा। आज हमारे में से सोचो कि क्या हम निभाते हैं वो वचन? तो उनके आदर्शों को हमने याद करना है। उन्होंने अपना विदेशों में पढ़ाई करने के बावजूद भी इतना कभी प्राउड फील नहीं किया। और दूसरी शख्सियत थी, एक बात उनके अंदर ये थी कि भाई उन्होंने देखो कभी भी तन के ऊपर कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि अपने देश के अंदर इतनी गरीबी थी, उन्होंने उसको एहसास किया। राष्ट्रपिता होते हुए भी वो अर्धनग्न रहते थे, चप्पलों में चलते थे। उसके बाद में नमक के ऊपर सत्याग्रह आंदोलन सबको पता है कि भाई अपने देश के अंदर बनता था। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण है। वैसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज वो नारा हम भूल चुके हैं। क्योंकि आज देखिए एक लाल बहादुर शास्त्री ऐसी शख्सियत है जिनका ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई अकाउंट है, ना कोई घर है। और बाकी शख्सियत देखो, अगर छोटी पदवी में बंदा है तो 5 साल बाद कितना बड़ा मकान बना लेता है, कितनी बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। अगर और बड़ी कुर्सी पर है तो आधे हिंदुस्तान के अंदर उसका नाम हो जाता है। तो ऐसी शख्सियतों को हम आज भूलते हुए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर आए अभी हम लोगों ने दिखावे के लिए फ़ोटो खिंचवाए और अपना ये सीजन पूरा किया, गुच्छे फूल दिए, नहीं। इन चीज़ों से हम लोगों ने ऊपर आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला करके समाज में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के देश का उद्धार होगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अंतिम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ, बस यही अरमान करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राम राज्य तथा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य निर्माण में हर भारतीय को बड़ा योगदान देना होगा। झूठा आशावाद छोड़कर एक दूसरे से कंधा मिला करके मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता के पक्ष में चलना होगा। स्वदेशी का नारा बुलंद करना होगा। माँ भारती की आन बान और शान के लिए भारत के सिपाही सरहद पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तिरंगे की रक्षा करना यही उनका धर्म है। भारी दुश्मनों से भारत माता की रक्षा का कर्तव्य अपने जाबाज सिपाही बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सुरक्षा और भारत की जिम्मेदारी हम सब भारतीयों की है। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक दूसरे से भाईचारा रखकर हाथ से हाथ मिला करके शांतता और संयम से भारत माता को सुजलम सुबलम बनाना होगा। आओ एक बार फिर मिलकर के जय हिंद गार का नारा लगाएंगे और एक बार भारत माता की प्रतिज्ञा लेंगे। तो मेरे साथ अभी लास्ट में बोलिएगा, अभी नहीं तो मैं एक लाइन और बोलता हूँ। बड़ी खास है ज़िंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है ज़िंदगी। न शिकायतें करो न कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी तो खुश रहने की कोशिश करें। मैं जब सेना में भर्ती हुआ था, मेरे बारे में 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। मेरे खानदान में कोई भी दूर दूर तक सैनिक नहीं था। मेरे दादाजी के साथ खेती में जाते हुए
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 65-71 वार की लड़ाई के बारे में सुनता था और मन में उमंग आई कि मैं भी भारतीय सेना में भर्ती हूँ। और जब हम बचपन से ही कुछ चीज़ ये हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान की मर्जी होती है, तो मन में ठाना और भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। आज से 27 साल पहले मैं भारतीय सेना का एक सैनिक बना और इसी अपने संतों की नगरी नासिक महाराष्ट्र के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उसके बाद कई जगह पोस्टिंग काटी। पहला ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन रक्षक, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में। वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और हमारी जो खुफिया विभाग थी हमारे बटालियन का, उसमें अहम हिस्सा था, क्योंकि मैं और एक हमारे साहब थे कैप्टन अशोक पाटिल साहब, उस टाइम हौलदार थे। दोनों ने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया था और उन्हीं वस्त्रों में रहते थे, कश्मीरी लैंग्वेज वालों में फैरन पहन करके, और ढूंढते रहते थे हम लोगों ने। 7-8 जगह हमारी मुठभेड़ हुई और 7-8 आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा। और वहीं से हमारे को 99 कारगिल की कूच के लिए ऑर्डर मिल चुका था। एक सैनिक को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि देश की सेवा तो हर आदमी करते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने का हर सैनिक को मौका नहीं मिलता है। हम इस मातृभूमि के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आप लोगों को भी शुक्रगुजार हैं कि भाई आप लोगों का आशीर्वाद से हमें वो मौका मिला। और एक सैनिक के लिए वो एक पल होता है कि मूव टू कारगिल। तो हमारे लिए, मैं तो अभी बोलता हूँ कि मेरे जीवन में सबसे जो अच्छा पल लगा, वो मधुर फल लगाइए, वो वर्डिंग आज भी कानों में गूंजते हैं कि मूव टू कारगिल। बड़ी दिल में खुशी हुई थी ये बात सुन करके कि चलो हमें मौका मिला है, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था कि नीचे से सैनिक आएंगे, आप लोग यहीं रुकिए, मगर नीचे से जो हमारी सेना आने वाली थी और लेट हो गया। लेट होने के बाद हमें मूव का ऑर्डर मिल चुका। 48 घंटे का हमें टाइम मिला था। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी मोटर्स को लगा दिया गया था। जिस टाइम आप लोगों ने, अभी तो मीडिया के माध्यम से कारगिल के बारे में काफ़ी पता चलता, लेकिन हम सैनिक थे उस टाइम। हमने सिर्फ सामने पहाड़ी हमारे लिए तो टाइगर हिल भी वही थी और तलोलिंग भी वही थी। सिर्फ हमें तो टारगेट दिया जाता था कि ये सामने टारगेट है, इसको ध्वस्त करना है बस। तो ऐसे नॉर्मल कपड़े थे जिस तरह आप लोग खड़े हो, उन्हीं कपड़ों में हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, अपनी हाइट के ऊपर था, मजबूत था इरादे, मगर क्या नहीं था उनके पास, वो था जोश। जोश की उनके अंदर बहुत कमी थी। हमने जो भी लड़ाई लड़ी है वो जोश के साथ लड़ी है। हमारे हिंदुस्तान की जो सेना थी उसके अंदर जोश बहुत था। हम लोगों ने कभी राशन के लिए, कभी क्लोथिंग के लिए कभी भी मुंह नहीं खोला। देश सर्वोपरि है। अगर आपने देश के लिए कुछ काम करना है तो अपना हक आपने त्यागना होगा। आज आप लोग खुद सोचिए, हम अपना हक पहले देखते हैं, देश को बाद में सोचते हैं। इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। हमने अपना समाज, अपना सब कुछ सोचते रहते हैं कि मेरा ये करूं, मेरा ये करूं। नहीं, जो भी कुछ करें इस देश के लिए करें। उसी तरह फिर हम लोगों ने पहला ही राउंड, मैं 42 पर था, वहीं से 42 से पहला राउंड निकला और मेरी यूनिट के लिए फख्र की बात थी कि वही पूरा डाटा अटल जी को दिया गया। 4-5 दिन, एक हफ्ते के दौरान हम लोगों ने तलोलिंग के ऊपर और बाजू में जो 5100 थी, 4875 सबको ऊपर कब्जा कर लिया था। ऐसे करते करते मास्को घाटी, उसके बाद हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया। कारगिल की लड़ाई की कहानी बहुत लंबी है, बहुत टाइम लग जाएगा। हम शॉर्टकट में बताता हूँ मूवमेंट पॉइंट। लड़ाई लड़ते थे, रात को ही लड़ाई जाती थी, दिन में हम कहीं भी छुप करके रह जाते थे। हमारा एक मित्र था मुकेश कुमार, 2 आदमी बड्डी थे, चार्ली 1 पर वो था, चार्ली 2 पर मैं था। नई 99 का शताब्दी चल रहा था। हम सोचते थे कि भाई नई शताब्दी कौन देखेगा, और मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बीवी बच्चों से मिल के आना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं आपके बीवी बच्चों से मिल के आऊँगा। ऐसे वादा करते थे और लड़ाई लड़ते रहते थे। सिर्फ जुनून था कि भाई दुश्मन को किसी तरह भी। जोश क्यों आया है? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेना के आगे एक सेना है, वो आप लोग हो, पूरी आवाम है। हमें पता है कि हमें कुछ हो भी गया तो जो सेना के आगे जो सेना एक आप आवाम हो, हमारे बीवी बच्चों को संभाल लेगी। इसलिए हम हंसते हंसते अपने देश के ऊपर अपना सर्वोत्तम बलिदान दे देते हैं। तो इसीलिए जब लास्ट टाइगर हिल की हम लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों को जोश इतना हो गया था कि जोश कभी कभी थोड़ा सा दुखदाई भी हो जाता है। तो दिन में ही हम लोग, रात को लड़ाई लड़ते, लेकिन हम लोगों ने दिन में 1:30 बजे एक गोला फायर कर दिया। बिल्कुल नज़दीक जाते रहे, वो सामने ऊपर जैसे टावर ऐसे बैठे हुए थे, हम नीचे लगा करके तो पर फायर कर दिया कि रात को परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक रोड़ा जैसे हमने एक राउंड फायर किया, उधर से अंधाधुंध बुरा हाल। हमारे पीछे जितना भी टट्टू कंपनी थी, लंगर के पतीले, ये वो ताबड़तोड़ भाग दौड़ मच गई। इतना फायरिंग हो रहा था, जिसको दिल करता वहाँ छुप जाओ। अभी छुपे कहाँ?
क्योंकि वहाँ पर कोई बैंकर नहीं बने हुए थे, हमारे लिए तो अनजान एरिया था, जिसको जहाँ मौका मिल गया वहीं पर घुस गई। तो उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए, ये मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम फटाफट हमारी बातें चल रही थी कि सर क्या किया जाए। तो बोलता कि नहीं जाएंगे। मैं बोला दोनों आदमी क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। मैं फिर उनको कुछ सेकंड बाद बोला कि सर जब हमारे से नीचे से ऑर्डर आ चुका है कि कोई रहेगा ही नहीं, रिपोर्ट लग चुकी है और ऑर्डर का डिसओबे कर रहे हैं, बोल दिया छुपने के लिए तो छुपेंगे। बोलता नहीं, पाकिस्तानी वाले आएंगे और फिर अपना तो बर्बाद कर देंगे, मोटर्स को ले जाएंगे, कुछ भी हो हम नहीं जाएंगे। फिर मैंने कुछ सेकंड बाद, क्योंकि बार बार बम फट रहे हैं, मौत को सामने एकदम आना है तो कुछ भी लगाइए आप, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। तो मैंने बोला नहीं, दोस्ती है दोनों की, मरेंगे जिएंगे साथ में, जो कसम खाई है। गन पर बैठे रहे, सब आदमी छुप गए। नीचे से जो बंदे छुपे हुए थे वो बार बार आवाज़ मार रहे कि तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। दोनों आदमी भागे, बीच में हमारे पत्थर था, पूरा फायरिंग हो रहा था, वो उधर भागा, मैं इधर भागा। तो उधर छोटे से गड्ढे के अंदर एक के ऊपर एक गर्दन निकाल डाल करके हम लोग सब आदमी बैठे हुए। हमारा पंडित जी बोलता है भगवान का नाम लो, भी तो किसी का नाम लो, जो होना है तो होना ही है। 5-7 मिनट बाद जब पूरी फायरिंग बंद हो गई तो हम जब बाहर निकले तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर हम 90 आदमी कैसे आ गए हमें नहीं मालूम। आज भी उस चीज़ के लिए हम सोचते रहते हैं। एक के ऊपर एक गर्दन मुंडी ऊपर थी और सबके टांगें ऊपर थी। तब सब आदमी को आलो के रिपोर्ट किया कि भाई कौन कहाँ पर है। सब नुकसान जो हो गया ठीक है, लेकिन सैनिक सब ठीक ठाक होने चाहिए, क्योंकि हम ये वादा करके आए थे कि जितने जा रहे हैं उतने वापस आएंगे। सबने हमारी रिपोर्ट लग चुकी थी, नीचे से बोला कि हाँ भाई, बोला वो दोनों आदमी, बोला सर एक तो इधर, दूसरा बोला दूसरा भी इधर ही होगा। सबने संभालने के बाद बोला चलो पहले चेक करो, बाद में इनको पूछेंगे। तो बोले दूसरा कहाँ? मैंने सर मैं इधर भागा हूँ, वो उधर भागा है। चेक किया, बोले चलो इधर ही आ जाएगा, कहीं होगा नीचे वगैरह। तो जैसे हम लोग और सामान को संभालने के लिए चलने लगे, ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो हम भी नए थे युद्ध में, क्योंकि पहली बार युद्ध लड़ रहे थे। तो हमारे सामने से हमारे हवलदार खेमराज राणा सर थे। हमने बोला सर ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने बोला कोई एयर बर्स्ट आया होगा, उसके मांस के टुकड़े, कोई पक्षी बीच में आ गया होगा। जैसे हम चलने लगे, बड़े बड़े मांस के टुकड़े देखते रहे, और जैसे ही पत्थर की साइड में मुड़ा, उन्होंने देखा मुकेश, और वो बैठ गया। आप मानोगे नहीं, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन नहीं थी। जो चंद सेकंड हम जीने मरने के वादे कर रहे थे, वो दोस्त साथ छोड़ के चला गया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप सोचिए कि हमारा जो साथ रहता है, भले ही हमारा ब्लड रिलेशन ना होता हो, लेकिन जो सैनिकों का साथ रहता है, ये वर्दी हमारी अंदर आत्मा रहती है। जैसे पाटिल साहब ने अभी बोला कि भाई सैनिक मरते दम तक देश के लिए समर्पित रहता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल, मैंने अपना जो नॉर्मल कोट पहना हुआ था वो फटाफट उनको लगाया, और जब मैं ठीक था, इन्हीं हाथों में उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार, मतलब आखिरी सांस लिया। और मुझे जाने नहीं दिया गया, क्योंकि एक लेयर चला गया था, दूसरा जा नहीं सकता था। तो रात को मैं जहाँ पर हमारा मतियान के अंदर डेड बॉडी रखी जाती थी, वहाँ पर रखा, हमको सलाम किया और कसम खाई कि हम आपकी शहादत का बदला ज़रूर लेंगे। और अगले दिन हम लोगों ने टाइगर हिल के ऊपर फतेह हासिल किया और अपने दोस्त की शहादत का हमने बदला लिया। तो आज मेरी बटालियन को, और मुझे बहुत प्राउड है कि इस बटालियन ने, जो मेरी 1889 लाइट रेजिमेंट ने 10,000 राउंड फायर किए, तो मेरी बटालियन के लिए बहुत ये फ़ख्र की बात है। और 11 गैलेंट्री अवार्ड से मेरी बटालियन को नवाजा गया, और कारगिल लिखने का जो सौभाग्य है वो मेरी बटालियन को मिला। और आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में मेरी बटालियन का नाम लिखा हुआ है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं इस मातृभूमि पर जन्म लिया और उस बटालियन का हिस्सा रहा, और हिंदुस्तान की सेना का एक सिपाही रहा, एक तोपची के रूप में मैंने अपनी सेवा दी। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मतलब, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर गिले शिकवे चलते रहते हैं, मगर कभी आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत ही है जो कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा करती है। कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आप लोगों से भी यही है, भी जो भी कार्य करें, देश को सर्वोपरि मान के कार्य करें, क्योंकि जहाँ देश का काम होगा वहाँ आप देखना एकता जरूर रहेगी। जिस तरह से हमारी जो झाड़ू है वो कचरे को साफ करती है, वो इकट्ठी रहती है, और फिर वो झाड़ू अगर खुल जाती है तो वो खुद ही कचरा हो जाती है। तो हमेशा फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करें। जिस तरह की एक कौवा है, वो एक बाज को गर्दन के ऊपर चोंच मारता है, मगर बाज उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता,
वो क्या करता है, जब कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है तो आसमान में अपनी उड़ान भरता है तेज, उस हवा से कौवा नीचे गिर जाता है। उस तरह ही अगर समाज सेवा में कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, कोई भी हमारे अंदर है हिंदुस्तानियों के अंदर की अच्छे काम के लिए हम बिल्कुल आगे नहीं आएंगे, लेकिन टांग खींचने के लिए हम लोग बहुत आगे आ जाते हैं उसी टाइम। तो ऐसे कोई टांग खींचता है तो उसके ऊपर आप ध्यान मत दो, लक्ष्य के ऊपर आप जो आपने लक्ष्य लिया है अर्जुन की तरह, उसके ऊपर आप अटल रहें और अपने अंदर एक हिम्मत जताएं, क्योंकि हिम्मत है वो अमीरी गरीबी पैसे से नहीं आती, हिम्मत अपने दिल से आती है। और भगवान हर आदमी को अंदर हिम्मत देता है, सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने आप को ये मत सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, धन से नहीं तो मन से नहीं तो तन से कहीं तो आप काम आइए देश के लिए, क्योंकि हम खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे, ये सबको पता है, सत्य है बिल्कुल। लेकिन आप एक मिसाल बनिए कि नहीं, मैं इस मातृभूमि की, इस कर्म भूमि जन्मभूमि के लिए अगर मैंने जन्म लिया है तो मैं कुछ न कुछ इसके लिए करके जाऊँ अपनी तरफ से। आप आस में मत रहिए कि जी वो हो जाएगा, मैं नौकरी लग जाऊँगा तो ये करूँगा, नहीं। आपके पास जो भी है, क्या नहीं है हमारे पास ये बताइए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतनी प्रकृति अच्छी दिया है हमारे को, आँखें दी हैं भगवान ने, हमारे को इतना माइंड दिया हुआ है, हम क्या नहीं कर सकते ये बताइए। आज मुझे पूछते हैं बंदे, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये तुमने जो मुझे शरीर छोड़ दिया वो भी तेरा एहसान है, हम इस शरीर से भी हर बुलंदी को छू सकते हैं। कभी भी आप भगवान से नाराज मत होइए, जिस भी आप भगवान को मानते हो, सिर्फ यही सोचिए कि जो भी दिया है आपने बहुत अच्छा दिया है। अगर हम लोग अंधे हो जाते तो क्या कर लेते हैं आप बताइए। तो इन चीज़ों को अपने आप के जो अंदर एक बैठा हुआ है उस चीज़ को आप संभालें। और 2 लाइनें में जो हमारे साहब लोग खड़े हुए हैं और जो कार्यकर्ता थे उनके लिए सुनाता हूँ मैं कि सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, कोई पत्थर तो ना मारो बचाने वालों को, वैसे ही क्रोना खड़ा हम पे सितम ठाने को, वैसे ही क्रोना खड़ा हम पे सितम ठाने को, कोई पत्थर तो ना मारो बचाने वालों को। तो अपने आप को पहचानिए और हर आदमी अपना कर्तव्य निभाइए। काम से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और मैं अंत में आप लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विनोद जी आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माँ भारती के लिए 2 लाइनें बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, हे जन्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। अंत में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद।